प्रशांत जी, सही हो गया अब? अरुण जी, you'll have to now keep quiet. आज हम काम चला लेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। नमस्कार दोस्तों, आज की स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बिना समय व्यतीत किए हुए तुरंत जो है ब्रीफिंग शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक अत्यंत गंभीर विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। बैंक लुटेरों द्वारा पैसा लूटो, विदेश जाओ, लोन माफ करवाओ, ट्रेवल एजेंसी का पर्दाफाश हो गया है। भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ अब भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र बन गया है। याद करें, 16 मार्च 2020 को श्री राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे। वित्त मंत्री और सरकार ने षड्यंत्रकारी चुप्पी साधकर ये नाम जाहिर करने से इनकार कर दिया। अब 24 अप्रैल 2020 को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, एक आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ करने की पुष्टि कर दी है। पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। रोजी रोटी की मार के चलते करोड़ों मजदूर शहर छोड़कर गांव की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। सीएमआई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 14 करोड़ लोग रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। 113 लाख फौजी जवानों, मिलिट्री पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों का 37,530 करोड़ रुपया डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता काट दिया गया है। सभी सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों, कंपनियों और व्यवसायियों से कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपया दान ले लिया गया है। पर शर्म की बात यह है कि इसके बावजूद मोदी सरकार बैंक डिफॉल्टरों का 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ यानी माफ करने में लगी है। मोदी सरकार की जनधन गबन योजना का पर्दाफाश हो गया है। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार की जनधन गबन योजना का पर्दाफाश हो गया है। और इसके मैं कुछ पहलू, 3 पहलू आपके समक्ष रखूंगा। पहला, 24 अप्रैल 2020 की आरटीआई में 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों के 68,607 करोड़ रुपया बैंक राइट ऑफ की सूची में सबसे पहला नाम मेहुल चोकसी, नीरव मोदी की जोड़ी का है, जिनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया, नक्षत्र ब्रांड्स का 8,048 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने राइट ऑफ किया है। यही नहीं, मोदी जमा मेहुल यानी नीमो जमा हमारे मेहुल भाई, जिन्हें प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो पालनपुर गुजरात के रहने वाले हैं, इनके साथ साथ पालनपुर गुजरात के एक और भगोड़े जोहरी जतिन मेहता की कंपनियों विंसम डायमंड्स,
एवं फॉरएवर प्रीशियस ज्वेलरी का 6048 करोड़ रुपया बैंक लोन राइट ऑफ कर दिया गया है। एक और भगोड़े विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस का 1943 या 1950 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है। क्या मोदी सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोरोना की महामारी के समय इन 50 सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टरों का लगभग 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ करने की असीम कृपा का कारण देश को बताएंगे? दूसरा, मोदी सरकार ने 2014-15 से 2019-20 सितंबर 2019 तक बैंक घोटालेबाजों का, और आप चौंक जाएंगे ये सुनकर, ध्यान से सुनिए, 5.5 वर्षों में मोदी सरकार ने बैंक घोटालेबाजों का 6,66,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया है। इनमें 5.5 वर्ष यानी सितंबर 2019 तक, 2014-15 से सितंबर 2019 तक 100 करोड़ रुपए से अधिक के घोटालेबाजों का बैंक लोन माफी की राशि 5,10,000 करोड़ रुपया है, जो प्रति वर्ष, जिसका विवरण इस प्रकार से है। 2014-15 में 100 करोड़ से अधिक का बैंक लोन राइट ऑफ 40,800 करोड़, 2015-16 में 29,178 करोड़, 2016-17 में 57,821 करोड़, 2017-18 में लगभग 89,400 करोड़, 2018-19 में 2,12,000 करोड़ और 2019-20 में अकेले 30 सितंबर 2019 तक 80,893 करोड़। 30 सितंबर 2019 तक ये राशि 5,10,014 करोड़ रुपया बनती है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा कर 5 लाख करोड़ से अधिक का बैंक लोन राइट ऑफ कर दिया, बैंक का लोन डिफॉल्टर्स का। यह मोदी सरकार का नजरिया है। और तीसरी छोटी सी और महत्वपूर्ण बात, मोदी सरकार ने 5.5 साल में यानी 2014-15 से 30 सितंबर 2019 तक 32,868 बैंक लोन फ्रॉड के केस सामने आए, जिसमें आपका और मेरा, इस देश की आम जनता का, जिनका महंगाई भत्ता काटा जा रहा है, जिनके व्यवसाय और दुकानदारी ठप हैं, जो गरीब मजदूर का 2,70,513 करोड़ रुपया बैंक फ्रॉड में डूब गया। ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कोरोना की महामारी की जंग पूरा देश लड़ रहा है। ऐसे में बैंक डिफॉल्टरों का 68,000 करोड़ रुपया जब आप राइट ऑफ कर रहे हैं और 5.5 वर्षों में 6,66,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर रहे हैं, देशवासी जवाब मांगते हैं। आपके पास देश के फौजी जवानों को देने के लिए महंगाई भत्ता नहीं, देश के मिलिट्री पेंशनर्स को देने के लिए महंगाई भत्ता नहीं, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए महंगाई भत्ता नहीं, ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों से भी पीएम केयर्स फंड और प्रदेश के मुख्यमंत्री पैसा काट रहे हैं। 12 करोड़ 14 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। करोड़ों मजदूर शहर से गांव पलायन को मजबूर हैं। लोगों के पास खाने को रोजी रोटी नहीं, पर बैंक के भगोड़ों और बैंक के घोटालेबाजों के लिए आपके पास 68,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ और लोन माफी के लिए है। 6,66,000 करोड़ आपके पास बैंक के घोटालेबाजों की लोन माफी के लिए है। इसका क्या कारण है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी को संसद में आपने चाहे जवाब ना दिया हो,
पर देश की जनता आपसे ये जवाब मांगती है। उम्मीद है प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी देश को जवाब देंगे। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। जी सर, रमन जी। प्रदीप जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इस मुद्दे को राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आपके द्वारा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संसद पटल पर भी रखा गया, लेकिन ऐसे समय में ये मामला सामने आया है करीब 50 जो घोटालेबाज हैं उनका 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा माफ कर दिया गया सरकार की तरफ से। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले में सफाई देनी चाहिए, क्योंकि सरकार के मुखिया के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है और सरकार के मुखिया और कई ऐसे लोग हैं जिनसे उनकी दोस्ती या उनसे काफी अच्छे संबंध के बारे में सबको पता है। आपके सवाल के लिए साधुवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से देश आज जवाब मांगता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़कर देश को बताना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 24 अप्रैल 2020 की इस आरटीआई के जवाब में 68,000 करोड़ रुपया 50 बैंक डिफॉल्टरों का कर्ज माफ करने की जो बात कही गई है, जिसमें छोटा मोदी भी है, नीरव मोदी, जिसमें वो जिस मेहुल चौकसी को हमारे मेहुल भाई कहकर मोदी जी पुकारते हैं वो भी है, जिसमें पालनपुर गुजरात के जतिन मेहता भी हैं, जिसमें विजय माल्या भी हैं, जिसमें भगोड़ों और बैंक डिफॉल्टरों की पूरी जमात भी है। आज जब कोरोना महामारी से देश लड़ रहा है और एक एक रुपया देश बचा रहा है, तो 68,000 करोड़ रुपया इन बैंक के डिफॉल्टर्स का माफ करने का और असीम कृपा का कारण क्या है? प्रधानमंत्री जी मौन नहीं रह सकते, उन्हें देश को यह बताना ही पड़ेगा। यह हमारी मांग है देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से। सैयद इमाम साहब IANS से पूछें। सर, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से इस राइट ऑफ किया गया बिना ऊपर लेवल से परमिशन लिए ही प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को कॉन्फिडेंस में लिए बैंक के काम तो करेंगे नहीं, तो आपको लगता है कि इसमें टॉप लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं? प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की अनुमति के बगैर क्या 68,000 करोड़ रुपया बैंक डिफॉल्टर्स का राइट ऑफ किया जा सकता है? क्या 5.5 साल में 6,66,000 करोड़ रुपया जो राइट ऑफ हुआ वो प्रधानमंत्री जी की जानकारी के बगैर था? अगर वो इस प्रकार की अप्रत्याशित बात कहेंगे तो क्या उसे देश का कोई 130 करोड़ में से एक नागरिक भी स्वीकार कर पाएगा? आज जब ग्रुप डी के कर्मचारी का 2-2 हजार रुपया काटा जा रहा है, आज जब देश की सुरक्षा कर रहे देश के फौजी जवान, वायुसेना और नौसेना के जवान के लिए आपके पास 1,000 रुपया 2,000 रुपया का महंगाई भत्ता की राशि नहीं, आज जब टेस्ट के लिए, रैपिड टेस्ट किट के लिए पूरा पैसा नहीं, आज जब एक एक वेंटिलेटर के लिए देश तरस रहा है, आज जब पूरा देश राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, तो ऐसे में 68,000 करोड़ रुपया भगोड़ों और बैंक के घोटालेबाजों का माफ करना किस प्रकार से उचित हो सकता है? मोदी जी को यह जवाब तो देश को देना ही पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। अगला सवाल अरुण जी हैं, नेटवर्क 18 से। अरुण जी सवाल पूछें। रणदीप जी, इससे इतर मेरा 2 विषयों पर सवाल है। एक तो जो पाल घर की, माफ कीजिए, क्या पहले इस पर मैं ये खत्म इस विषय पे ले लेते? ठीक है, इस विषय पर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। प्रीति, क्या आपका सवाल सुमोटो पर है? प्रीति प्रसाद, ओके, पूछिए।
सर मेरा सवाल ये है कि आपने जिस तरीके से बताया कि बड़े जिन लोगों ने लोन लिए, जो बिजनेसमैन हैं, उनका लोन तो माफ किया गया, उनके लोन को राइट ऑफ किया गया, लेकिन सरकारी कर्मचारी, जैसा आपने खुद भी कहा और पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, कि सरकारी कर्मचारी जो मध्यम वर्गीय श्रेणी में आते हैं, सबसे ज्यादा जिनके ऊपर इस वक्त कोरोना की मार झेल रही है, क्योंकि उनकी सैलरी से भी कंपलसरी तकरीबन अगले 6 महीने तक डिडक्शंस होने वाले हैं। ऐसे में क्या हम ये मान लें कि ये सरकार कर्मचारी विरोधी है और उनके हित की चिंता नहीं कर रही है? और साथ साथ आप लोग क्योंकि लगातार स्टेट से डिमांड करते रहे हैं कि हमें एक आर्थिक पैकेज चाहिए, आप लोगों को आर्थिक पैकेज मिल नहीं रहा, तो आखिर क्या वजह है कि इन खास लोगों पर मेहरबानी हो रही है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आज देश के सरकारी कर्मचारी, देश के निजी क्षेत्र के कर्मचारी, मैं तो ये भी कहूंगा मीडिया के साथी भी, आज उनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। जैसा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने कहा और मैंने इस पत्रकार वार्ता में बताया, 14 करोड़ लोग रोजगार और रोटी से हाथ धो बैठे हैं, करोड़ों मजदूर पलायन कर गए हैं, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ी हो गई है, दुकानदारों का धंधा चौपट हो गया है, व्यवसाय बंद पड़े। ऐसे में इन सेक्टर्स की मदद करने की बजाय, ये सुनिश्चित करने की बजाय कि कर्मचारियों का पैसा ना काटा जाए, उनकी नौकरियां ना जाएं, मोदी सरकार 68,000 करोड़ रुपया बैंक के जो घोटालेबाज हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनका माफ कर रही है। ये इस सरकार के दोहरे मापदंड और ये सूट बूट सरकार केवल बैंक के भगोड़ों के लिए बनी है, ये उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। महामारी के इस समय में इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल आज जरूरी हो गया, जब 24 अप्रैल 2020 को इस प्रकार का देश के साथ अहित की खबर आरबीआई के, आरटीआई के से सामने आई। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे? देश के भिन्न भिन्न प्रांत, कांग्रेस और भाजपा शासित प्रांत, दूसरे प्रांत, आज एक आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं, केवल 1 लाख करोड़ का। आपके पास उनके लिए 1 लाख करोड़ नहीं, पर बैंक के घोटालेबाजों का 68,000 करोड़ माफ करने के लिए समय है। आपके पास 113 लाख फौजी सरकारी कर्मचारियों के लिए 37,000 करोड़ रुपया महंगाई भत्ता नहीं, पर उससे दुगनी राशि 68,000 करोड़ आपके पास बैंक के घोटालेबाजों की माफ करने को है। मोदी जी, ये किस प्रकार की प्राथमिकता है? सामने आइए, देश जवाब मांगता है। संजय जी, एक सवाल। एक मिनट रुकिएगा प्रदीप, आप बारी बारी से आता हूँ। सिद्धार्थ है एएनआई से। सिद्धार्थ, सुओमोटो पे सवाल है तो पूछें। जी बिल्कुल, एक सुओमोटो पे एक दूसरा है, पहले सुओमोटो वाला पूछना चाहूंगा। नमस्कार सर, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जब आप इससे पहले भी, जैसे रमन जी ने कहा कि आप सवाल उठाते रहे हैं इस चीज को लेके, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से यही जवाब आता है कि राइट ऑफ तो पैसा यूपीए सरकार की वक्त भी किया गया था और उसी प्रोसेस के तहत किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये भी बात सामने आ रही है कि जब विजय माल्या का आपने नाम लिया, वो कहता है कि वो सरकार से बातचीत करने को तैयार है, तो क्या आप सरकार को ये 2-3 नामों को छोड़ के बाकियों पर दबाव बनाना चाहिए था? क्योंकि सरकार ये बार बार कह देती है कि हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उस कार्रवाई से संतुष्ट है? और दूसरा ये सवाल बड़ा अहम है इस वक्त में, जब आप लोग रचनात्मक सुझावों से सवाल खड़े करने की बात पे आए हैं, मौका ऐसा आता जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर कई बड़े बड़े शहरों में भी चरमरा रहा है। अहमदाबाद की बात करें तो किसी से तस्वीर छुपी नहीं है, नंबर किस तरीके से बढ़ रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में कई बड़े अस्पताल इसलिए बंद हो चुके हैं कि वहां पर बड़े इनॉर्मस नंबर्स के अंदर कर्मचारी, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उस बड़ा इलाका जो है आबादी का उससे प्रभावित हो रहा है। तो उस पर भी आप लोग क्या सवाल खड़ा करेंगे, सरकार से क्या सवाल पूछना चाहें? सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो ये है कि मोदी सरकार की आज कोरोना महामारी के समय प्राथमिकता है क्या? क्या जनता की जेब से पैसा निकालकर 68,000 करोड़ रुपया बैंक डिफॉल्टरों को देना ही
मोदी सरकार राजधर्म मान बैठी है? सीधा प्रश्न ये है। पिछले 5 वर्षों में 6,66,000 करोड़ का बैंक लोन राइट ऑफ कर देना और अब 24 अप्रैल 2020 की आरटीआई के जो आरबीआई ने दी है आरटीआई के मुताबिक 68,000 करोड़ 50 सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टरों का माफ कर देना, जबकि एमएसएमई मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, नौकरी पेशा लोग चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, छोटा छोटा दुकानदार और व्यवसायी और हिंदुस्तान के प्रांत आर्थिक मदद के लिए करहा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की प्राथमिकता क्या है? प्रश्न ये है। और इसका जवाब मोदी जी मौन धारण कर टाल नहीं सकते। आज इन तथ्यों के सामने आने के बाद इस देश का 130 करोड़ से हर नागरिक चाहता है कि प्रधानमंत्री जी सामने आए और 50 बैंक डिफॉल्टरों का 68,000 करोड़ रुपया माफ करने पर अपनी सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद। थैंक यू सर। सामिया जी, आपका सवाल सुओ मोटो पर है? यस सर। जी पूछिए। Hello sir, good afternoon. Firstly, I will also request you if there's time later, can you say a little bit of this in English in brief? But my question to you is the fact that Rahul Gandhi had also mentioned that this lockdown is only a pause button to try and better equip India's medical sector with better infrastructure. Do you think this government is misusing this time around to try and settle these scores, to try and help these defaulters for that matter? Dupe, deceive, and depart. This seems to be the policy being followed by Modi government when it comes to bank defaulters. 24th April 2020 will go down in the history of India as one of the most important dates when Reserve Bank of India, through an RTI reply, disclosed that Modi government has written off loans worth 68,000 crore of the 50 top bank defaulters. Right on top of that list are two of Prime Minister Modi ji's favorite persons. One is Chota Modi, Nirav Modi, and the second is Mehul Choksi, the duo, whose 8,048 odd crore rupees have been written off. Along with them, one more jeweler who is also an absconder from Palanpur, Gujarat, that is Jatin Mehta, whose companies have got similar benefit of 6,038 crore. And the third bank defaulter and absconder, Vijay Mallya, is right there up in the list, whose Kingfisher Airlines loans worth 1,943 crore have been written off. It raises pertinent question. The entire country is fighting coronavirus. The entire country is united. It's one in fighting the virus. Thousands and thousands of people have contributed hundreds and thousands of crores to PM Care Fund, to National Relief Funds, as also to the state relief funds. Prime Minister has no money. Government of India has no money for crores of laborers who have been constrained to go back to their villages and migrate from the cities in absence of livelihood as also ration. Prime Minister and Government of India has no money to pay dearness allowance to our army men, to Air Force people, to Navy people, to 113 lakh government employees, and has cut 37,000 odd crores of dearness pay. A single rupee has not been given to the MSME sector, to the shopkeepers, or to the industry. Farmers is facing the fury of the nature, as also non-availability of minimum support price. In the middle of this crisis, to give 68,000 crore rupees of loan write-offs to 50 top defaulters reflects the misconceived priorities
as also the dishonest intention of Modi government. Prime Minister Modi can no longer remain mum. He has to come forward and answer to the 130 crore people of India. This is a classical case of promoting dupe and depart. Dupe, deceive and depart. This Jan Dhan Gaban Yojana of Modi government can no longer be accepted and Prime Minister needs to answer. Thank you. थैंक यू सर। प्रदीप मेघराज जी, क्या आपका सवाल भी सुओ मोटो पर है? इसी से जुड़ा हुआ है जी, पूछें। धन्यवाद। नमस्कार रणदीप जी, बहुत बहुत स्वास्थ्य की शुभकामनाएं आपको। ऐसे वक्त बात हो रही है आपसे। आज मेरा सवाल है सर, जो आपने बड़े आरोप लगाए हैं, कल प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जब चर्चा की थी तब उन्होंने अर्थव्यवस्था की टेंशन न लें ये बात कही थी और एक भरोसा दिलाया था कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार काम कर रही है। अब जब आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एक बड़ा पूंजीपतियों को सरकार एक रकम का जिस तरीके से घोटाला है, तो कैसे में ये कोरोना के चलते क्या राज्यों को सही मदद मिल पाएगी, बड़े सवाल हैं। और ऐसे वक्त क्या आप उम्मीद करेंगे कि सरकार जिस आर्थिक पैकेज की बार बार जिक्र करती है, लेकिन अभी तक मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली है कोरोना की इस लड़ाई में। गरीबों के लिए जो पैकेज हुआ था उसका भी सही इम्प्लीमेंटेशन हुआ है नहीं हुआ इसका कोई पता नहीं। तो ऐसे में कैसे राहत मिलेगी, बड़े सवाल हैं। बड़े आरोप के बाद आपको क्या आर्थिक पैकेज की कोई उम्मीद है? अब मोदी सरकार की मंशा पर अलग अलग जगह अब सवाल उठने लगे हैं। पहले दिन से ही कांग्रेस अध्यक्षा जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हम किसी वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे और सरकार की कोरोना महामारी से लड़ाई में मदद करेंगे। हम आज भी अडिग हैं, पर जनता के प्रहरी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि सरकार को आईना भी दिखाएं और जनता को पत्रकार मित्रों के माध्यम से हम जागृत भी करें। बड़ी सीधी बात यह है, 24 अप्रैल 2020 को आरटीआई खुलासे में यह सामने आया है कि देश के 50 सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टरों को 68,000 करोड़ का बैंक लोन राइट दिया गया। कल ही अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी से ये कहा कि कोरोना से लड़ाई प्रांत लड़ रहे हैं और इसलिए उनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है और 1 लाख करोड़ के पैकेज की मांग की। परंतु प्रांतों के लिए 1 लाख करोड़ प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार के पास नहीं। फिर 68,000 करोड़ इन 50 बैंक डिफॉल्टरों का बैंक लोन राइट ऑफ करने के लिए कहां से आ गया? आपके पास 113 लाख फौजियों, मिलिट्री पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के सालाना 37,000 करोड़ भी नहीं, पर 50 बैंक डिफॉल्टरों को बैंक लोन राइट ऑफ देने के लिए 68,000 करोड़ है। क्या यह इस सरकार के दोहरे मापदंड और इस सरकार की दुर्भावना का सबसे बड़ा सबूत नहीं? और इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी सामने आए और इस पूरी बात पर अपना स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद। और प्रणव जी कोई और प्रश्न आप देना चाहें तो? मेरे ख्याल से सर अब हम अन्य सवालों पर चलें। नहीं, मेरे एक सुओ मोटो पे है। मैं संदीप। अच्छा, सुओ मोटो पे है आप। संदीप जी पूछिए वर्तमान से। हाँ, नमस्कार रणदीप जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान से। सुओ मोटो पे है मेरा क्वेश्चन। हेलो जी जी पूछिए संदीप भाई। एक तो आपने ये बोल रहा है कि 50 लोगों को जो लोन माफ किया है, तो आरटीआई में आरबीआई ने ये क्या बोला कि कारण क्या है? एक, माफ करने का कारण क्या है? दूसरा, इस 50 लोगों के बीच डायरेक्टली बीजेपी का कोई बिजनेसमैन है? आपके सवाल के लिए साधुवाद। जो 50 लोगों का लोन राइट ऑफ हुआ है, आरबीआई ने केवल इतनी ही सूचना दी है। मैं इस आरटीआई की कॉपी आपको भी भेज रहा हूं प्रेस विज्ञप्ति के साथ। कारण प्रधानमंत्री जी बताएंगे। दूसरा, पहले नंबर पर ही मेहुल चौकसी हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री जी वीडियो पर, जो आपने कई बार देखा, हमारे मेहुल भाई कहकर संबोधन करते हैं। नीरव मोदी, छोटे मोदी भी इसके अंदर हैं, विजय माल्या भी हैं, जतिन मेहता भी हैं। अब इसका जवाब विपक्ष को नहीं,
इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देश को देना होगा कि कोरोना महामारी की लड़ाई जब देश लड़ रहा है तो इन बैंक डिफॉल्टर्स को ये छूट क्यों दी जा रही है। धन्यवाद। मतलब आरटीआई का रिप्लाई में कारण नहीं बताया गया? जी नहीं, कारण नहीं बताया गया है। मैं आरटीआई की प्रतिलिपि आपको दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। शशिधर पाठक जी हैं, सो मोटो पर पूछना चाहते हैं। सचिव पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल है, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हेलो, नमस्कार। मेरा सवाल है कि आप सरकार पर ये बड़े आरोप लगा रहे हैं, सुझाव भी देते हैं, रचनात्मक सहयोग भी करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार कहीं भी आपको सुनती हुई या गंभीरता से लेती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले भी नहीं आई, अब भी नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या है जो सरकार अभी आपको गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि आप रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, आप बड़े आरोप भी लगा रहे हैं और बड़े घोटाले भी उजागर कर रहे हैं, तो सरकार क्यों आप पर ध्यान नहीं दे रही है? क्या कारण हो सकता है सर? आपका सवाल सही है, परंतु गलत व्यक्ति से पूछा जा रहा है। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री जी ने तो पिछले 5.5 वर्षों में एक भी पत्रकार वार्ता नहीं की, नहीं तो वो शायद आप उनसे पाठक साहब ये प्रश्न पूछते और शायद वो जवाब देने की जहमत दिखाते। उम्मीद है कि भाजपा इस प्रेस पत्रकार वार्ता को देख रही होगी और प्रधानमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आज आगे बढ़कर पत्रकार वार्ता करके आपके इस प्रश्न का जवाब देंगे कि वो रचनात्मक सहयोग और सकारात्मक सुझावों का संज्ञान क्यों नहीं ले रहे, जबकि यही राष्ट्रहित भी है और राजधर्म भी। धन्यवाद सर। जैनिंद्र, क्या आपका सवाल सुमो मोटो पर है? जी बिल्कुल सर, आइए पूछिए। जी थैंक यू सर। सर आपने जो बात रखी उससे ऐसा लगता है जैसे सरकार कोरोना महामारी के दौरान ये ऋण माफी कर रही है या राइट ऑफ कर रही है, लेकिन जो आरटीआई आरबीआई के द्वारा दिया गया है, जो आप लोगों की तरफ से मीडिया को दिया गया है, उसमें पता चलता है कि ये पहले का मामला है जो आरटीआई के जरिए आरबीआई ने बताया है कि ये वो 50 लोग हैं जिनका जो है वो बड़े नाम है जिनका राइट ऑफ किया गया है। तो एक तरफ जब आप कहते हैं कि कोरोना के वक्त में हम सरकार को सहयोग देने को तैयार हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इसी मामले पर जब कोरोना की जंग हम जीत लें, इसके बाद सरकार से सवाल पूछा जाए, क्योंकि ये लिस्ट पुरानी है और आप पेश ऐसे कर रहे हैं जैसे कि इस दौरान ये सब कुछ हो रहा है। थैंक यू। जैनेंद्र भाई, मैं आपका संज्ञान फिर लाऊंगा और ये आरटीआई है मैं जो दिखा रहा हूं। 24 अप्रैल 2020 को पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये आरटीआई से जवाब दिया है। 16 मार्च 2020 को भी श्री राहुल गांधी जी ने जब संसद चल रही थी तो ये लिस्ट मांगी थी, परंतु तब भी सरकार ने ये और नाम बताने से इनकार कर दिया। कारण क्या है? बड़ा साफ है, क्योंकि पहला नाम ही मेहुल चौकसी का है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी हमारे मेहुल चौकसी कहते थे। और आज तक की अगर आप इंफॉर्मेशन अगर एबीपी न्यूज निकाल सके तो मैं साधुवाद दूंगा आपको, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अब जो ताजा इंफॉर्मेशन बैंक लोन राइट ऑफ की है वो देने से इनकार कर रहे हैं। अगर आप ये आंकड़ा आज अप्रैल 2020 तक की इंफॉर्मेशन से मिलाएंगे तो हमारा ये मानना है, इसीलिए मैंने आपको एक फिगर दी है और मैं बहुत जिम्मेदारी से दे रहा हूं, 6,66,000 करोड़ का लोन बैंक लोन राइट ऑफ हो चुका है 2019-20 के अंत तक। तो ऐसे में ये सब सारे तथ्य जब सामने आ जाएंगे तो ये साफ होगा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, पर मोदी सरकार बैंक के घोटालेबाजों का ऋण राइट ऑफ करने में लगी है। इसका जवाब वो कैसे देंगे? और मैंने इसीलिए 2019-20 तक का आंकड़ा आपको दिया, 6,66,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर चुके हैं वो 2019-20 तक। धन्यवाद। अब धन्यवाद सर, आपकी अनुमति हो तो। हाँ, अरुण जी ने सबसे पहले पूछा था। अरुण जी
पूछिए सवाल। रणदीप जी, दो सवाल हैं मेरे। एक तो जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी उस पर पॉलिटिक्स बहुत हुई थी, और संजय राउत जो शिवसेना के नेता, उन्होंने ट्वीट किया कि जो बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में हत्या हुई है साधुओं की, उस पर पालघर की तरह राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी उस पर क्या मानती है? और दूसरी बात, पीएम केयर्स फंड को लेकर आपकी पार्टी के ट्विटर हैंडल कांग्रेस से ट्वीट किया गया, उस पर सवाल उठाया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह ये होने जा रहा है पीएम केयर्स। इन दोनों मुद्दों पर पार्टी का मत क्या है? मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दूं, क्योंकि पूरे देश में साधु संतों और धर्म में विश्वास और आस्था रखने वाले हर व्यक्ति का मन छलनी हुआ, अति पीड़ा हुई। जिस प्रकार से दो साधुओं जो शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, योगी सरकार में उनकी नृशंस, जघन्य और नाकाबिले माफी दिन दहाड़े हत्या हुई है। योगी सरकार में यह पहला वाकया नहीं जब साधु संतों या अलग अलग धर्मों के धर्म स्थलों पर हमला हुआ है, या अलग अलग धर्म के अनुयायियों के ऊपर हमला हुआ है। क्या अब भारतीय जनता पार्टी, जो पालघर में जहां हिंदू मुसलमान विवाद था भी नहीं, उसको भी सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश कर रही थी, आज आगे आकर ये बताएंगे कि उनकी नाक के नीचे शिव जी के दो भक्तों, दो साधुओं और संतों की नृशंस हत्या कैसे हुई, किस प्रकार से इस षड्यंत्र का ताना बाना बुना गया, और योगी सरकार समेत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो बात बात पर पूरे देश के हर विवाद पर टिप्पणी करते हैं, अब तक उन्होंने सामने आकर दोषियों को सजा देने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पूरे षड्यंत्र का खुलासा करने का साहस नहीं दिखाया। बात बड़ी सीधी है, ये पहली बार नहीं है। मैं याद दिलाऊं, हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के गृह जिले करनाल में भी शायद 1 साल भी नहीं हुआ, इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण मंदिर के 2 पुजारियों की गर्दन काटकर एक नृशंस हत्या के हादसे ने पूरे प्रदेश और उत्तरी भारत का दिल दहलाया था। बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में साधु संतों पर, धर्म के स्थानों पर हमला बोला जाता है, पर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उनके अध्यक्षगण, उनके गृह मंत्री और मुख्यमंत्रीगण केवल एक मौन धारण कर लेते। हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में हमारे 2 संतों की नृशंस हत्या पर राजनीति ना हो, पर जैसे पालघर में 2 संतों की हत्या हुई तो 110 लोगों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और डीजीपी रैंक के अधिकारी को जांच दे दी गई। आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए और बताएं कि इस षड्यंत्र के लिए कौन दोषी है, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कब तक इन दोषियों को सजा मिलेगी। धन्यवाद। सर, दूसरा सवाल रह गया वो पीएम केयर फंड वाला। आपकी पार्टी ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है वीडियो और कहा है कि ये उसी तरह से षड्यंत्र है जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड था। बात बड़ी सीधी है। पीएम केयर्स फंड में हमारे सब सांसदों ने अपनी अपनी तनख्वाह का पैसा दिया। इस देश के करोड़ों लोगों ने, कंपनियों ने, व्यवसायियों ने, आम जनमानस ने, कर्मचारियों ने पैसा दिया। ये पैसा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये पैसा सरकार का भी नहीं, ये पैसा कोरोना महामारी की जंग में इस्तेमाल होने वाला देश की जनता का पैसा है। तो ऐसे में सीएजी के माध्यम से पीएम केयर्स फंड का ऑडिट क्यों ना हो? क्या आप इससे असहमत हैं या आपका कोई दर्शक असहमत होगा? मुझे लगता है कि कोई असहमत हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी, इसका आप सीएजी से ऑडिट भी कराइए और बाकायदा एक वेबसाइट लगाइए। उस वेबसाइट में हर दानी सज्जन की
द्वारा दिए गए दान की राशि हो और पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी व्याख्या भी हो। इससे पारदर्शिता भी आएगी, जवाबदेही भी आएगी और पूरा देश प्रधानमंत्री जी का और सम्मान करेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के मन में संदेह अवश्य पैदा होगा और मुझे लगता है कि कोई देशवासी भी पारदर्शिता और जवाबदेही के इस आंकलन से मुंह नहीं मोड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। अगला सवाल आनंद पटेल जी, इंडिया टुडे से। Two more questions, sir. Anand Patel, after that, Maswi. Yeah, sir, we had the CM's meeting with the Prime Minister yesterday, and in all likelihood, the lockdown is going to be extended. This is what the indications we are getting. At the CWC meeting, the party had asked for a clear roadmap to ease restrictions and what is the government going to do about it. But it seems like with extension after extension, the lockdown 3.0, in its bid to fight the coronavirus, the government is pushing the people towards hunger virus or starvation virus. What do you have to say on that? Thank you. Our chief minister specifically requested the Prime Minister yesterday to tell the nation what is the strategy, exit strategy from lockdown. Shri Rahul Gandhi has repeatedly said that lockdown is a pause button to temporarily stop the virus, but it cannot end the virus. So what is the government strategy on health front and economic front in terms of post-lockdown period? What is the roadmap for the future post 3rd of May? How is Prime Minister going to come out with Financial Action Plan Part 2, as Shrimati Sonia Gandhi has repeatedly demanded, and so has many other experts, be it from starvation, be it for kick-starting the economy, be it for return of the migrant labor, or be it for starting small and medium and micro businesses. These are answers to which nations still awaits clear replies to these questions. Prime Minister is expected to lead the nation in crises like these. We once again appeal to the Prime Minister to come out with a clear exit strategy from the lockdown, to state the roadmap for economic revival and to deal with the health pandemic post 3rd of May, as also restrict the lockdown only to hot zones and gradually revive the economy and the economic cycle so that people are not pushed towards starvation into green zones and into zones which are still orange zones with appropriate social distancing and measures. No one has still heard from the Prime Minister about the exit strategy or the roadmap, and that is an area of serious concern. Prime Minister, nation awaits your reply to the exit strategy and roadmap post 3rd of May. Thank you. Maswi, please come in. Maswi ji. Randeep ji, can you hear my voice? Yes, हाँ, कृपया पूछिए please. जी रणदीप जी, मेरा सवाल specifically to an India Today story, since Prime Minister Narendra Modi's government has been focusing on specially abled people. This lockdown has come as a double stigmatization battle for them, because there are no clear-cut guidelines that have been spelled out for the differently abled, specially abled people. And since the sense of touch is very important for them, they are facing a lot of stigmatization. Now, India Today has done stories on them. How do you respond that there has been no guideline to come out to help these people, especially as far as providing assistance to for daily purchases and all these activities? सबसे पहले तो मैं आज तक इंडिया टुडे समूह को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने जो शारीरिक तौर से जिनको चुनौतियां हैं, स्पेशली डिसेबल्ड पीपल, उनकी
उनकी बात और मुश्किलात को आपने उठाया। दुर्भाग्य से केंद्रीय सरकार ने स्पेशली डिसेबल्ड पीपल या फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, उनके बारे में रखरखाव, स्वास्थ्य की सुविधा, आम जरूरियात की वस्तुओं की खरीद और रोजमर्रा की जिंदगी जीने के बारे आज तक कोई इंस्ट्रक्शंस जारी नहीं की। यही नहीं, जो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अकेली रहती हैं, उनको मदद के बारे, स्वास्थ्य की सुविधा के बारे, जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरियात के बारे और भविष्य के लिए पेंशन और रोजी रोटी के बारे कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं की। इसके विपरीत जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं या बुजुर्गवार हैं या फिर महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, उनकी जो सेविंग स्कीम्स है, एक तरफ उसका पैसा काट दिया, दूसरा बुजुर्गवारों की पेंशन की महंगाई राहत काट दी। ऐसे में ये सारे सेक्शन जाएं तो जाएं कहां। मुझे उम्मीद है कि कम से कम देर से ही सही भारत सरकार इनका अब संज्ञान ले और इनके लिए एक रूपरेखा व तफसील से इंस्ट्रक्शंस जारी करे। धन्यवाद। Sir, the last question. Sir, the last question. This is an important question. Come from ETV Bharat. Niyamika asks, government has charge-sheeted 50 IRS officers who had recommended taxing the super rich along with other measures to deal with the shortfall on the economy due to the COVID-19. What is the Congress's take on it? We do not know what was the proposal submitted by these officers. I can positively say one thing. Right now, time is for putting more money into the hands of the people, not taking money away from the poor, the middle class, the salaried classes, whether government or in the private sector. And I think to continue to ask people to donate, to contribute, to help, and on the other side, people are losing jobs, their DNS allowances are being cut, their pay is being reduced, people are having pay less phases and periods. How will people survive? And I think government needs to take a more compassionate view of the entire situation. Thank you. Thank you very और आप much. सब साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस विशेष पत्रकार वार्ता से जुड़ने के लिए उम्मीद है प्रधानमंत्री जी आपके माध्यम से इन सार्थक सवालों का जवाब देशवासियों को अवश्य देंगे। नमस्कार। Thank you. Thank you.